और वैसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना जी। चल, 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया। देवा 2.5 साल से भाड़ा नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया साले को, है कि नहीं बात? तो भैया बाबू भैया कह रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख ही रहा है, 2.5 साल से भाड़ा नहीं दिया तो लात मार के निकाल दिया। अब भैया अगर कोई आपका भाड़ा ना दे, है ना, आपका पैसा ना दे, तो पहले अशांशी भाषा में बात करते हैं। अशांशी भाषा में, अशांशी भाषा में आप इसे पता क्या बोलते हो? सर हम बचपन से क्या रहे हैं, बचपन से क्या रहे सर, हम इसे बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है मुन्ना सर, इसे बेड डेट बोलते हैं। बेड डेट ये हो गया अकाउंटिंग टर्म कि भैया हम इसे बेड डेट बोलेंगे, बेड डेट बोलेंगे, राइट। लेकिन लेकिन मुन्ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, भाई और बहनों, हम इसे बेड डेट ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे मित्रों? मित्रों हम इसे बोलेंगे अनरियलाइज रेंट, यानी कि एक ऐसा रेंट, एक ऐसा किराया जो अनरियलाइज रह गया, जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे मिला ही नहीं। किससे सर? मोहिनी थिएटर से। तो बाबू भैया कह रहे हैं इस कमरे की तरफ नहीं देख रहेगा, इस कमरे की तरफ नहीं देख रहेगा देवा देवा, ये भैया मोहिनी थिएटर वालों को दिया था, 2.5 साल से भाड़ा नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया, सामान और जब्त कर लिया। तो बाबू भैया ने मोहिनी थिएटर वालों का सामान भी जब्त कर लिया। ठीक है मुन्ना? ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब सर ये बेड डेट हो गया, आसान सी भाषा में अगर तुम्हें याद करना है तो ये अनरियलाइज रेंट इज अ बेड डेट। सेक्शन 23(1), सेक्शन याद ना हो कोई बात नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मुद्दे के सेक्शन याद कर लेना जो हमने केसेज में पढ़े थे। सर हाँ हाँ हाँ। अब अनरियलाइज रेंट का इनकम टैक्स एक्ट में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या गुल खिलाने हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब अगर ये तुम्हें बताया भी ना जाए ना तो भी तुम्हें पता है। भैया बाबू भैया का किराया, जैसे बाबू भैया ने शाम को दिया 3,000 रुपए महीने पे कमरा, रूम है ना, तो मोहिनी थिएटर वाले या शाम उनके 2 महीने का किराया लेके भाग के बेड डेट कर दिया, तो बाबू भैया को कितना एक्चुअल रेंट मिला? तो तुम बोलोगे भैया 3,000 2 महीने का, 2 महीने का किराया, 2 महीने का किराया भैया शाम ने बाबू भैया को नहीं दिया, शाम ने बाबू भैया को नहीं दिया, तो बाबू भैया का 2 महीने किराया मारा गया। तो भैया तुम बोलोगे 3,000 इंटू 10, बाबू भैया को एक्चुअल रेंट मिला 30,000 रुपए, राइट। जय बात, बिल्कुल जय बात लिखी है यहाँ पर, देखो ग्रीन पेन से जो हाईलाइट है। एक्चुअल रेंट शैल नॉट बी included in the rent which was payable but not paid by the tenant and so provided to be lost and irrecoverable। यानी एक्चुअल रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से आप घटा दें या फिर आप उसे इंक्लूड ही ना करें। यानी एक्चुअल रेंट है ना आपका 3,000 रुपए महीने का है फॉर एग्जांपल, तो 3,000 इंटू 12 ना करें, जितना 2 महीने का किराया लेके शाम भाग गया उतना इंक्लूड ही ना करें, तो 3,000 इंटू 10 करें। शाम 3 महीने किराया लेके भाग गया तो 3,000 इंटू 9 करें। 1 महीने किराया लेके भाग गया शाम, तो भैया 3,000 इंटू 11 करें, है कि नहीं बात, राइट। तो जो भी है आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि भैया आपको पता ही है कि वो मुझे रिकवर हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने एक्चुअल रेंट में भागा हुआ किराया बेड डेट इंक्लूड नहीं किया तो तुम्हें रूल 4 के हिसाब से 4 चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल साहब ने बोला भैया मुझे 4 बातें बता देना पूरी, भैया 4, क्योंकि 4 सबसे खतरनाक चीज है कि नहीं बात, राइट। जीने के हैं 4 दिन ओ, बाकी है बेकार दिन ओ, है कि नहीं बात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जीने के भी 4 दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 लोग क्या बोलेंगे, है ना, हम बात भी करेंगे भैया पास हो जाना पहले अटेम्प्ट में, वरना 4 लोग क्या बोलेंगे। तो 4 लोगों की बड़ी टेंशन, 4 दीवारी, है कि नहीं बात। तो हमारे हिंदुस्तान में 4 चीज बड़ी खास है, इसलिए फाइनेंशियल साहब ने बोला मैं भी रूल 4 में ही ये खतरनाक बातें लिखूंगा, जो 4 बातें तुम्हें बतानी है। सबसे पहली बात बताना, टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड है। बोनाफाइड बोले
लीगल वर्ड है, जानते हो बोनाफाइड बोलो तो गुड फेथ में। यानी जब आपने किराएदार को शाम को, या बाबू भैया ने जब, है ना, मोहिनी थिएटर को मकान किराए पे दिया, कमरा किराए पे दिया, तो उन्होंने मोहिनी थिएटर वालों की बिल्कुल पूरी तरह से चेकिंग की, आधार कार्ड, ठीक है ना, पैन कार्ड, ये सारी चीजें देखी, और मोहिनी थिएटर वालों को ये जाना कि भाई ये आतंकवादी नहीं है, हमने गुड फेथ पे भरोसे पर, ईमानदार लोग हैं, गुड फेथ पे भरोसे पर हमने मकान दिया है। तो आप पहली बात प्रूफ कर देंगे, ये बात आप रिटर्न में लिख के दे देंगे तो मान लेंगे भैया हमने भरोसे पे दिया है, हम पागल थोड़ी किसी आतंकवादी को किराए पे दे देंगे। दूसरा, जो भागा हुआ किराएदार है, यानी मोहिनी थिएटर, डिफॉल्टिंग टेनेंट बोले तो मोहिनी थिएटर, भागा हुआ किराएदार, भागा हुआ किराएदार आपकी प्रॉपर्टी खाली कर चुका हो, या फिर स्टेप हैव बीन टेकन टू कंप्लाई विद द वेकेट द प्रॉपर्टी, राइट, या फिर जिससे किराया आपको नहीं मिल रहा और आप उसे अपनी एक्चुअल रेंट में नहीं लेना चाह रहे, तो आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा मोहिनी थिएटर प्रॉपर्टी खाली करके भाग चुके, बाबू भैया यही बोल रहे 2.5 साल से किराया के लात मार के निकल जा साला को, है कि नहीं बात। या फिर आपने क्या किया है, आपने सारे वो स्टेप लिए हैं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करा सके, खाली करा सके, तो आपने प्रूफ कर दिया जी भैया, या तो वो भाग नहीं रहा था तो हमने कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट करी, तब उसे भगाया है, या फिर मोहिनी थिएटर की तरह हमने उसे निकाल दिया, या फिर वो खुद ही किराया लेके भाग गया। इन शॉर्ट आपकी प्रॉपर्टी खाली हो चुकी है, आपका कमरा मकान खाली है। तीसरी बात, अब ये नहीं है भैया, ठीक है, कि भैया एक दिन घर वालों से लड़ाई होगी तुम्हारी, मुंह फुला ले तुमने, है कि नहीं बात। पापा से कहते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, पापा कह रहे जा, मैं सच में जा रहा हूँ, बाबू कहते अरे तू जा रे, है कि नहीं बात, बाबू मैं सच में चला जाऊंगा, अरे तू जा रे, राइट। तो भैया ऐसे कर करके तुमने अपना मकान का, है ना, अपना बैग उठाया, झोला उठाया, सारे कपड़ों से भरे, और नीचे वाले फ्लोर से अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट होकर कहते हैं मैंने घर छोड़ दिया, मैं आज के बाद नीचे नहीं आऊंगा, मेरे खाना पीने में मैं ऊपर ही रहूंगा। तो क्या तुमने घर छोड़ दिया? हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है कि नहीं, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, तो घर छोड़ दिया क्या मुन्ना? ना मुन्ना ना। यही बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली कि जो भागा हुआ किराएदार है, जिसने तुम्हारा बेड डेट किया है, वो तुम्हारी किसी और प्रॉपर्टी में इज नॉट ऑक्युपाइड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी बाबू भैया की, या तुम अगर असेसी हो, मकान मालिक हो, तो तुम्हारी किसी और प्रॉपर्टी में जाके ना रहने लगाओ, तो फिर वो किराएदार छोड़ के कहा भागा, फिर बेड डेट काम हुआ तुम्हारा, फिर तो उसे पकड़ के वसूल सकते हो, बेड डेट थोड़ी किया, पहले वो रहता था भैया, है कि नहीं बात। मान लो नोएडा किराया तुम्हारा मकान का, वो बेड डेट कर दिया, फिर वो वहां से भाग के तुम्हारे ही दूसरे गाजियाबाद वाले मकान में आके रहने लगा। तो जज साहब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हो, ये क्या घर घर खेल रहे हो आपस में, बचपन में खेलते थे। तो तीसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, मोहिनी थिएटर वाले, वो किसी और मकान में ना आके रहने लगे हो एसएससी के, यानी कि एसएससी बोले कि भैया वो मेरा मकान छोड़ के भाग गया, वो मेरे किसी भी मकान में नहीं रहते, राइट। और सबसे खतरनाक बात जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये चौथी बात जो ऐसी है, वो बड़े बड़े बिल्डर लोग या बड़े बड़े किराए वाले लोग लगाते हैं, जिनका किराया लाखों करोड़ों रुपए, वो लगाते हैं। क्या आप ये बात प्रूफ करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि आपने वो सारे रीजनेबल स्टेप लिए हैं, असेसी यानी बाबू भैया हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग, टू स्टार्ट अ लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, यानी आपने, है ना, एक तरीके से पुलिस कंप्लेंट की हो, राइट, उसके खिलाफ, ताकि आपका रेंट रिकवर हो सके, या उसके ऊपर केस किया हो, स्यू किया हो। अब भैया अगर बाबू भैया का 3,000 रुपए किराया, 6,000 रुपए किराया लेके अगर शाम भाग भी गया, तो ये चौथा पॉइंट बड़ा खतरनाक है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ करना मुश्किल होता है, राइट, कि हाँ भी मैंने केस किया होगा, मैंने पुलिस स्टेशन में प्रोसीडिंग की होगी कि भैया मेरा किराया लेके भाग गया, वो मैं उसके खिलाफ केस कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन किराया आपका आ रहा भैया 50 लाख रुपए साल का, ठीक है, 1 करोड़ रुपए, जो बड़े बड़े गोडाउन वगैरह इन सबके किराए होते हैं, तो भैया बिल्कुल सही बात है, फिर तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, भैया किराया लेके भाग गया, है ना, पकड़ो उसे। सेटिस्फाई करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर बोले तो इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ की, या फिर अगर की तो वो बिल्कुल क्या निकली, वो लीगल प्रोसीडिंग बिल्कुल यूजलेस निकली। लीगल प्रोसीडिंग करने के बाद, पुलिस स्टेशन में केस करने के बाद, कोर्ट में केस करने के बाद भी वो हत्या नहीं चढ़ा, हाथ ना आया मुन्ना, बिल्कुल, है ना, नीरव मोदी बन गया, वो विजय माल्या बन गया, विजय माल्या भाग गया वो इंडिया छोड़ के, हाथ ही नहीं आया, है कि नहीं बात।
तो इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ भाई आपने पुलिस में कंप्लेंट भी करी, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लीगल प्रोसीडिंग कार्रवाई करी, फिर भी वो अगर हाथ नहीं आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपका रेंट एक्चुअल रेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे जो भी आपका बेड डेट हो चुका है। अब सर एग्जाम में क्या होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में रूल 4 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको क्या अजम्पशन लेनी है, तो आप अज्यूम करेंगे all the points, all the 4 points, all the above points are complied with, यानी कि एसएससी ने सारे के सारे ऊपर के चारों पॉइंट पूरे किए हैं, राइट। और आप क्या करेंगे फिर, अगर चारों के चारों पॉइंट पूरे किए हैं तो आप उसके बेड डेट को, अनरिलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट में नहीं लेंगे, एक्चुअल रेंट में नहीं लेंगे। समझ में बात मुन्ना, ऐसा बात समझ में आ चुकी है। यानी क्वेश्चन साइलेंट, तो आपको ये मानना है कि चारों के चारों पॉइंट जो प्लस में है, चारों एक साथ पूरे होने हैं, वो सारे के सारे पॉइंट पूरे हो चुके हैं, एसएससी पूरे कर चुका है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब भैया कुछ सालों के बाद, सुनना ध्यान से, मान लो 5 साल के बाद, 10 साल बाद, इस फिल्म में आता नीचे लिखा हुआ 10 साल बाद, 10 साल बाद मोहिनी थिएटर वालों की अंतरात्मा, है ना, जागी, आत्मा जागी मोहिनी थिएटर वालों की, और मोहिनी थिएटर वालों के सपनों में भगवान आए ऊपर वाले। भगवान ने बोला, अरे मूर्ख, क्या मुंह दिखाएगा ऊपर आके, जब तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा ना तो तुझे नरक मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। मोहिनी थिएटर वाला, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मेरी गलती क्या है, आज से 10 साल पहले तूने बाबू भैया का किराया मारा था, है कि नहीं बात, किराया नहीं दिया था, और फिर उसे वहां से निकलने के बाद आज तक वो बोझ तेरे सर पे है जो तेरे कर्मों को, है ना, झेलना पड़ेगा, तुझे भी भुगतना पड़ेगा। मोहिनी थिएटर वालों जाएगा, प्रभु 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 बताओ, सपने में आए हो आप, बताओ मुझे क्या करना प्रभु। अरे मूर्ख, बिजली कड़की, अरे मूर्ख, क्या करना है, अपने पापों का प्रायश्चित कर, हिसाब चुकता कर, पैसा वापस लौटा। तो भैया मोहिनी थिएटर वाले, है ना, अंतरात्मा जब सपने में देखा भैया अब तो पैसा वापस लौटा देते, सही बात है, मोहिनी थिएटर वाले पहुंचे 10 साल के बाद, और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा पैसा जो भी उनका बनता है, मान लो 3000 रुपए, है कि नहीं बात, राइट, इंटू 2.5 साल का किराया, 2.5 साल का किराया बोले तो सर 30 महीने का, है ना, 30, राइट, 90,000 रुपए वापस, मान लो 90,000 रुपए का उनका क्या था, बकाया किराया था। तो 10 साल के बाद मोहिनी थिएटर क्या किया, पे किया अनरिलाइज रेंट को, यानी कि पे द रेंट, जिसे अकाउंट्स की भाषा में आप क्या बोलते हो मुन्ना, जिसे अकाउंट्स की भाषा में बोलते हो, जल्दी बताओ, बेड डेट, रिकवरी ऑफ बेड डेट, जिसे अकाउंट्स की भाषा में बोलते हो रिकवरी ऑफ बेड डेट। बाबू भैया को होगी बेड डेट की रिकवरी, रिकवरी ऑफ बेड डेट, राइट। कितने रुपए सर, लेट से फॉर एग्जांपल 90,000 रुपए की बेड डेट की रिकवरी हो गई, है कि नहीं बात। अब भैया अगर 90,000 की बेड डेट की रिकवरी हुई, बाबू भैया के पास जब ये पैसा पहुंचा तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कहने लगे, आखिरकार 10 साल के बाद आपका वो किराया लौट गया जो आपने क्या किया था, आपका किराया मारा गया, कांग्रेचुलेशन बाबू भैया, कांग्रेचुलेशन, राइट। अब जब रिकवरी ऑफ बेड डेट हुई तो बाबू भैया ने बड़ी खतरनाक बात बोली, बाबू भैया ने बोला, देवा 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 देवा, मेरे दिल पे इतनी तेज लगी ये बात, मेरे दिल पे इतनी तेज लगी ये बात कि भैया मकान दो किसी को और वो रेंट पे रहे और किराया लेके भाग जाए, इससे बढ़िया देवर देवा, मैंने मकान किराए पे देना छोड़ दिया, मैंने मकान ही किराए पे देना छोड़ दिया। बाबू भैया ने कहा मेरे दिल पे इतनी लगी सर कि मैंने मकान जो है, मैंने हाउस जो है, हाउस रेंट पर देना बंद कर दिया, है ना। अच्छा, फिर बाबू भैया ने कहा मेरे को इतनी देर पे दूसरा तेरे पे तेल लगा, तो तेल लगा देवर देवा, मैंने वो मकान ही बेच दिया। बाबू भैया ने कहा जिस मकान में मैं रहा करता था, जिसको मैं किराए पे दिया करता था मोहिनी थिएटर वाले को, शाम को, अक्षय कुमार को, वो हाउस ही मैंने क्या कर दिया, हाउस ही बेच दिया। अब मैं कहीं और रहता हूँ, हाउस ही मैंने बेच दिया, वो ये लो, ठीक है। अब मैं उस मकान का ओनर ही नहीं हूँ, इवन जिस मकान को मैंने किराए पे दिया था
मोहिनी थिएटर वाले को, आई एम नॉट द ओनर, मैं उस मकान का ओनर भी नहीं हूं, और मैंने भैया आज के बाद तौबा रे तौबा, तौबा रे तौबा, मैंने कसम खा ली कि भैया मैं आज के बाद किराए पे दूंगा ही नहीं मकान। फाइनेंशियल करे उरी दादा, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, ये क्या कर दिया। अब तो जो 90,000 रुपए बेड डेट रिकवर हुए हैं, इनका क्या करें। अब भैया कैश इनफ्लो तो हुआ है, इनकम तो हुई है भैया, इनकम तो है, कैश इनफ्लो तो है, कमाई तो है। कमाई है 90,000 रुपए, किस नाम की, बेड डेट रिकवर। तो बहुत सारे लोगों ने मजेदार बातें बोली, बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये बेड डेट रिकवर है ना, अब बाबू भैया उस मकान के मालिक तो है नहीं, अब मकान के मालिक नहीं है पर बेड डेट रिकवर हो गया, अनरियलाइज रेंट रिकवर हो चुका है, अनरियलाइज रेंट रिकवर हो चुका है, बाबू भैया मकान के मालिक नहीं है तो अदर सोर्स मिले, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। देखो देखो वो ना, टैक्स तो देना पड़ेगा, तो अदर सोर्स में ले जाके टैक्स कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अदर सोर्स में क्यों ले जा रहे हो, सैलरी में, बस सैलरी कैसे कमा लोगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता थोड़ी है, बिजनेस तो है नहीं बाबू भैया, ये बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन में भी ना आ सकते हो भैया, कैपिटल गेन में भी ना आ सकते हो, क्यों ना आ सकते हो, क्योंकि एसेट बेचनी पड़ेगी कैपिटल गेन के लिए, तो भैया फिर हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ। अब लड़ाई झगड़ा छिड़ गया किसका, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी के बीच में कि अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, बेड डेट रिकवर किस हेड में जाएगा। सर तो चुनना पड़ेगा, खोपड़ी तो दीवार में लगानी पड़ेगी, राइट। तो जब ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब संसद भवन तक पहुंची, सरकार दुहाई हो दुहाई हो, क्या हुआ क्या हुआ मूर्ख क्या हुआ, संसद भवन तक पहुंच गए, सरकार ऐसे 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 हो गया, ऐसे 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 हो गया, बताओ एचपी या अदर सोर्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला अगर किसी का बेड डेट रिकवर हुआ है मुन्ना, अगर किसी का बेड डेट रिकवर हुआ है तो पहले उसके पुराने कर्मों में झांकना पड़ेगा, पुरानी सभ्यताओं में जाना पड़ेगा, 10 साल पहले कूदना पड़ेगा। 10 साल पहले जब हेरा फेरी आई तो बाबू भैया का जो मकान का किराया बेड डेट हुआ था, जो एक्चुअल में बेड डेट हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हमने कहाँ किया था सर, बेड डेट जो हुआ था हमने वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका ट्रीटमेंट किया था, एक्चुअल रेंट में उसे इंक्लूड नहीं किया था, एक्चुअल रेंट में नहीं लिया था, एक्चुअल रेंट में नहीं लिया, राइट। मान लो 2 महीने का बेड डेट फॉर एग्जांपल, तो एक्चुअल रेंट 30,000 इंटू 10 लिया। जब तो फाइनेंस साहब ने बोला मुन्ना जब पुराने कर्म बेड डेट जिसे हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट में नहीं लिया गया, तो नए कर्मों का हिसाब किताब भी उसी हेड में करना पड़ेगा, नए कर्मों का हिसाब किताब भी उसी हेड में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो नए कर्म है जिसे हमने क्या बोला, रिकवरी ऑफ बेड डेट या रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, जो भैया तुम्हारे नए कर्म है, रिकवरी ऑफ बेड डेट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, उसको भी हम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे ना, उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। यानी कि पुराने कर्मों की सजा भी, पुराने कर्मों के फल भी उसी हेड में भुगतने पड़ेंगे जो पुराने कर्म थे। इवन बाबू भैया इज नॉट द ओनर, इवन बाबू भैया इज नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस, स्टिल इनकम फ्रॉम दैट हाउस शैल बी टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। चाहे बाबू भैया उस घर के अब ओनर ना रहे हो, स्टिल तब भी उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में मानी जाएगी, चाहे बाबू भैया ओनर ना हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी का हेड खोलना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। बाबू भैया अरे देवा बाबू भैया आ गए, बाबू भैया कहने लगे बहुत बढ़िया बात है सर, मजे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं घर का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, ठीक है, मैं ये बात समझ चुका हूँ। सर एक चीज और बता दो, अब मैं फॉर्मेट तो बनाऊंगा, अब आपने कह दिया हाउस प्रॉपर्टी का हेड खोलना पड़ेगा, बेड डेट रिकवर हुए, भैया बेड डेट क्या हुए, रिकवर हुए, है ना। अब इसका हाउस प्रॉपर्टी का हेड तो खोलना पड़ेगा। अब हाउस प्रॉपर्टी का हेड जब खोला तो पहले लिखा मैंने जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, फिर क्या बच गया सर, एनएवी, फिर एनएवी में से क्या घटाया सर, 30% ऑफ एनएवी, यानी सेक्शन 24 मुन्ना, सेक्शन 24 घटाया, राइट, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और फिर ये मेरा आ गया, क्या आ गया सर, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आ गया। अब ये जो 90,000 रुपए हमें मिले बेड डेट रिकवर के मुन्ना, ये जो 90,000 रुपए मिले बेड डेट रिकवर के, ये बेड डेट रिकवर 90,000 रुपए कहाँ डाले जाए, चाहे बाबू भैया मकान के मालिक हो या ना हो। अगर बाबू भैया मकान के मालिक हैं
तो कहाँ डाले जाए? किराया आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा किराया जो पुराना रिकवर होगा तो कहाँ डाला जाए? लोगों ने बोला जीएवी में डाल दो, जीएवी में एक्चुअल रेंट में डाल दो। तो फाइनेंशियल साहब ने कहा अरे पागल है भैया, पागल हो रहे हो ना, जीएवी में मत डाल देना। क्यों? क्योंकि जीएवी में तो 12-12 महीने की चीजें आती है, एक्चुअल रेंट भी 12-12 महीने का ही आएगा, पुराने जमाने का जो आएगा उसमें नहीं डालेंगे। तो लोगों ने कहा भैया तुम यार फिर एक काम करो, आप ही बता दो सर, हमारी बात तो आप सुनोगे नहीं। तो फाइनेंशियल साहब ने बोला जो आपका आंसर आएगा ना, आंसर जो आपका आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। क्या सर? उसमें ऐड कर दो बेड डेट रिकवर, यानी कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, यानी बेड डेट रिकवर, राइट। इसे अकाउंट की भाषा में क्या बोलेंगे? बेड डेट रिकवर। पर एग्जाम में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ही लिखना है, प्लस बेड डेट रिकवर, बेड डेट रिकवर उसमें ऐड कर दो। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब बाबू भैया बहुत छात्र दिमाग के, दिमाग तो बहुत है, खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़, है कि नहीं बात? बाबू भैया ने बोला सर एक बात मुझे बताओ, सुनना ध्यान से मुन्ना, अगर मैं ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट सर यहाँ ऐड करता, सर एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो आप बोलोगे मान लूंगा, यहाँ ऐड करता कितने रुपए सर? 90,000 रुपए यहाँ ऐड करता। म्युनिसिपल टैक्स माने मान लिया कोई नहीं है, ठीक है सर जी। जीएवी मान लो ऐड करके जीएवी 90,000 ही आती, बस कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू बेचारे हायर कर करके 90,000 ही आती। एनएवी मेरी 90,000 आती, ठीक है सर। मेरा कोई ब्याज नहीं है तो इंटरेस्ट मेरा माइनस, इंटरेस्ट मेरा निल हो जाता। जब मैं 30% ऑफ एनएवी निकालता सर, जब मैं 30% ऑफ एनएवी निकालता तो वो तो डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है, इसमें क्या दिक्कत है? वो डिडक्शन मिलनी है, वो तो फॉर्मेट के हिसाब से मिलनी है। तो मैं यहाँ लिखता सर 90,000 इंटू 30%, तो मेरा 27,000 की मुझे यहाँ पे डिडक्शन मिलती, और मेरा आंसर जो आता मुन्ना, आंसर आता यहाँ पे मेरा सर 90,000 माइनस 27,000, सर मेरा आंसर आता 63,000। ये चक्कर को है भैया, ये क्या चक्कर है सर? अगर मेरा आंसर 63,000 आता और आपने बोला एंड में ऐड कर दे 90,000, तो भैया आंसर में अगर मैं 90,000 ऐड करूंगा, राइट, तो मेरा तो 90,000 पे क्या लगेगा? 90,000 पर टैक्स देना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं जीएवी में ऐड करता यही 90,000, तो 27,000 की मुझे क्या मिलती? 30% रिडक्शन मिलती, तो 90,000 की जगह मुझे टैक्स देना पड़ता 63,000। ये क्या है? देवा पागल समझेगा, खोपड़ी तोड़ेगा, पागल समझेगा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। अरे तो फाइनेंस मिनिस्टर के दिल में लगा, अरे 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 बाबू भैया गुस्सा नहीं करने का। सुनो, समझ गया बात, समझ गया आपकी, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला सर यहाँ हटाओ 90,000, 30% रिडक्शन का ही तो झोल है, तो जो भी रिकवरी हुई है वो ऊपर ऐड नहीं करेंगे। पर देखो जो हमने एक बार लिखते एक बार अपन ने कमिटमेंट कर दी, मैं अपने आप के नहीं चलता, मैंने एक बार कह दी आंसर में ऐड करना है तो आंसर में ऐड करना है, तो जो आंसर में ऐड करना है उसमें से 30% माइनस कर देंगे। ठीक है मुन्ना? अब यहाँ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कितनी आई सर आपकी? 90,000 आई, उसमें से 30% माइनस कर दो। अब कितना ऐड करोगे आंसर में? अब 63,000 ही तो ऐड होगा सर। अब तो खुश हो गए? अगर ऐसे होता तो भी 63 आता, और ऐसे हो रहा है तो भी 63 आ रहा है। अब बाबू भैया बिल्कुल खुश हो गए, सर बिल्कुल सही बात है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट। अब कई बार क्या होता है, ये तो बाबू भैया फुल्ली सेटिस्फाई आंसर में ऐड हो गए सर, बेड डेट रिकवर। अब कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आम आदमी होता है या जो हम लोग होते हैं उनके साथ नहीं होता ऐसा। प्रैक्टिकली लाइफ में सरकार ऐसा कर देती है, गवर्नमेंट कभी कभी है ना खुश हो जाती है तो कर देती है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जिसका मकान हमने किराए पे ले रखा है, जिसकी बिल्डिंग हमने किराए पे ले रखी है, ठीक है, राइट, उसका रेंट हम खुद बढ़ा देते हैं। अब मान लो बाबू भैया की जो बिल्डिंग है, बाबू भैया का जो घर है, बाबू भैया ने उसे रेंट पर दिया है। किसको सर? रेंट पर दिया है सरकार को, मान लो 3,000 रुपए महीना पर, राइट। कई सालों से 3,000 चला रहा है। बाबू भैया ने सरकार के पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, सर अरे माई बाप सुन लो सर, 3 साल हो गए, इतने साल हो गए, 3 साल से चला रहा है सर, बहुत ही दिक्कत हो रही है, 3,000 रुपए, हमारा देवा पैसा बढ़ा दो थोड़ा। तो सरकार ने पता क्या बोला? सरकार ने बोला चलो बाबू भैया हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली, हम ये किराया 3,000 से बढ़ाकर
सीधा 5,000 कर देते हैं। और वो भी जो तुम्हारा केस चल रहा है ना इतने सालों से हमारे ऊपर, या जो तुम्हारी रिक्वेस्ट की पेंडिंग पड़ी है हमारे ऊपर, वो भी जो 3,000 रुपए है, वो भी मुन्ना है ना, 3,000 रुपए का जो किराया है वो 5,000 रुपए कर रहे हैं, वो भी मुन्ना इस साल का नहीं, पिछले 3 साल पहले से, यानी कि 3 साल पहले से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसे बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एरियर दे देंगे हम आपको, है ना, पहले से इंक्रीज कर दिया, 3 साल पहले से इंक्रीज कर दिया। आम आदमी के साथ ऐसे कब हो सकता है? आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता है जब एक आम आदमी ने कोर्ट में केस कर रखा हो कि भैया किराया नहीं बढ़ा रहे, किराया नहीं बढ़ा रहे, किराया नहीं बढ़ा रहे, और ना मकान खाली कर रहे, तो कोर्ट केस जीत गया कोई आम आदमी, तो जज ने कह दिया, जज साहब ने कह दिया भैया किराया बढ़ना चाहिए था, किस साल से? इस साल से नहीं, पिछले 3 साल पहले से। अब भैया मान लो जो इस साल का किराया, इस साल का, अब बाबू भैया को इस साल का जो किराया मिलेगा वो तो मिलेगा सरकार से 5,000 इंटू 12। की बात समझ में आ गई? हाँ सर की बात समझ में आ गई। अब इससे पिछले जो 2 साल थे, इससे पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल है ना, पिछले 2 साल से किराया कितना आ रहा था सर? किराया आ रहा था 3,000 इंटू 12, राइट, 3,000 इंटू 24 कर दो, चलो, है ना, 3,000 इंटू 24। अब किराया उनका पिछले 2 साल पहले से बढ़ा के ही रिट्रोस्पेक्टिव क्या कर दिया गया? रिट्रोस्पेक्टिव बढ़ा दिया गया और कह दिया गया पिछले 2 साल पहले से ही किराया तुम्हारा कितना कर दिया गया है? 3,000 नहीं, 5,000। अब बाबू भैया खुश हो गए, कह रहे भाई देख इस साल का तो 5,000 इंटू 12, देवा पैसा होगा, देवा पैसा होगा, इस साल का तो किराया आ गया। पिछले 2 साल का किराया 3,000 इंटू 24 प्राप्त हो चुका है ना, 3,000 इंटू 24, 72,000 रुपए मिल चुके हैं, 72,000 रुपए रिसीव्ड है, प्राप्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अगर केस चल रहा है तो आम आदमी बोलेगा जज साहब 72,000 रुपए तो मिल गए। अब जो किराया पिछले 2 साल से बढ़ा है उसका एरियर दो, तो जज साहब ने कहा मुन्ना एरियर दो, सरकार ने बोला एरियर मिलेगा, बाबू भैया आपको एरियर मिलेगा, एरियर ऑफ रेंट मिलेगा आपको, एरियर ऑफ रेंट मिलेगा। एरियर ऑफ रेंट कितना है कि 2 साल पहले से ही किराया 5,000 हो जाना चाहिए था, 2 साल पहले से ही, 3 साल पहले से ही किराया 5,000 हो जाना चाहिए था, 3 साल पहले से ही किराया 5,000 हो जाना चाहिए था, जिसमें से 3,000 तो मिल गया, 2,000 अब मिलेगा एरियर, क्योंकि 5,000 हो जाना चाहिए था, 3,000 ही मिला है तो 2,000 और मिलेगा, तो एरियर मिलेगा मुन्ना 2,000 इंटू 24, राइट। एरियर कितना मिलेगा? 2,000 इंटू 24, तो एरियर मिलेगा 48,000। अब ये एरियर जो 48,000 रुपए मिला है, क्योंकि किराया इस साल नहीं बढ़ा, किराया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पुराने सालों से बढ़ा दिया गया, मुन्ना गर्दन निकल जाएगी मेरी, तो पुराने सालों से बढ़ा दिया गया, पिछले 2-3 सालों से बढ़ा दिया गया था, उसका जो अटका हुआ एरियर है, पुराने सालों से किराया 3,000 था, लेकिन जज साहब ने बोला, है ना, या गवर्नमेंट ने बोला बाबू भैया किराया हम कर देंगे तुम्हारा पिछले 3 साल पहले से ही 5,000 रुपए, तो 3,000 तो मिल गए, 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा ले लो, इस साल पकड़ लो सारा, तो 2,000 इंटू 24, 48,000 रुपए का एरियर मिल गया। अब बाबू भैया कह रहे हैं पैसा होगा, पैसा होगा। अब ये जो एरियर मिला है मुझे 48,000 रुपए, इस एरियर को कहां लिखूं? क्या इस एरियर को जीए में ऐड कर दूं? जज साहब ने बोला ना मुन्ना, ना मुन्ना ना। फाइनेंस फिल्टर बोल रहा है अरे मुन्ना जीएवी में क्यों टंटा कर रहे हो, एक काम करियो भैया, एक काम करियो, क्या किया था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट आंसर में ऐड किए थे सर, तो आंसर में ही एरियर ऑफ रेंट भी ऐड कर दो, तो भैया ऐड कर दो एरियर ऑफ रेंट। वाह, कितने रुपए मिला सर? सर 24,000 रुपए। बाबू भैया ने फिर वही कहानी सुनाई, जीएवी में ऐड करूंगा तो मान लो म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं हुआ तो कम से कम 30% की डिडक्शन तो मिलेगी। जज साहब ने बोला इससे पहले मुन्ना, इससे पहले गड्ढा खोद के लेट जाए पहली वाली आंटी की तरह, ले भैया 30% हम लॉ में लिख देते हैं, 24,000 माइनस 30%, तो आंसर में कितने ऐड होंगे? आंसर में ऐड हो जाएंगे 24,000, है ना, माइनस 30%, राइट, 16,800, राइट, 16,800 क्या हो जाएंगे सर? इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। यानी कि इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब क्या, जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल फाइनल फॉर्मेट है। अगर ध्यान से देखो सर, पहले क्या आएगा? पहले आएगा जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस क्या निकलेगा? एनएवी में से 24 की डिडक्शन 30% और स्टैंडर्ड, फिर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये मेरा आंसर आ गया। अब तक जो मैं बोलता था आंसर आ चुका है। आज जो नई ज्ञान की बात पड़ी वो क्या पड़ी?
जो आपका आंसर आया था उसमें ऐड कर दो रिकवरी ऑफ अनयूटिलाइज्ड रेंट यानी बेड डेट रिकवर मोहिनी थिएटर वाला, और एरियर ऑफ रेंट 24,000 माइनस 30%, इसमें भी 30% माइनस करेंगे, इसमें 30% माइनस करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसे हम क्या नाम देंगे? फाइनली इट इज द आंसर ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है मुन्ना आपका बिल्कुल फाइनल आंसर। ध्यान से इसे नोट करेंगे, ये पूरा फॉर्मेट है। यहां तक तो हम हर बार निकालते आए हैं, यहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ये और ये या दोनों में से कोई भी एक चीज दे रखी है। सर ये बात लिखी कहाँ है? सर कहाँ लिखी है ये बात? इतनी बढ़िया बात बता दी आपने हमें, डिटेल बिल्कुल गहराई में डुबो दिया हमें तो समुद्री गहराई में। तो भैया ये बात लिखी है 25A। क्या बोला? 25A, सेक्शन 25A बोला है। ठीक है, सेक्शन 25A ने क्या बोला? वेयर एसएससी कैन नॉट रियलाइज रेंट, है ना, जो प्रॉपर्टी उसने किराए पे दी थी उसका किराया उससे रिकवर नहीं हुआ, बाद में सब्सिक्वेंटली 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद उससे वो पैसा रियलाइज हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेंट, यानी मोहिनी थिएटर वाले वापस आ गए, है ना, राइट। या फिर देखो क्या लिखा है, इसलिए ग्रीन पेन से नोट्स में ही क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। या फिर या तो उसे बेड डेट रिकवर हो गए, इसे मैंने क्या नाम दिया, इस लाइन को नाम दे दिया बेड डेट रिकवर। साथ साथ लिखते जाना सर, बेड डेट रिकवर। या फिर उससे जो अमाउंट मिला, बाबू भैया को जो अमाउंट मिला उसे बोलेंगे एरियर ऑफ रेंट, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली पहले जमाने से 1 साल पहले से, 2 साल पहले से, 3 साल पहले से किराया बढ़ा दिया गया। या तो आप केस जीत गए होंगे या फिर कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट आपका पिछले सालों से किराया बढ़ा देती है आपकी एप्लीकेशन पर, राइट। वो पैसा अभी तक टैक्सेबल हुआ ही नहीं क्योंकि वो मिला ही नहीं था। तो जो बेड डेट रिकवर हुए हैं, जो बेड डेट रिकवर हुए हैं और जो एरियर ऑफ रेंट मिला है, जो बेड डेट रिकवर हुए हैं और जो एरियर ऑफ रेंट मिला है, ये लिखी बात, रिकवर्ड और एरियर ऑफ रेंट मिला, उसे डीम्ड टू बी इनकम, इनकम माना जाएगा। सबसे डेंजर बात, अंडर दिस हेड, भैया वो हाउस प्रॉपर्टी में ही इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम मानी जाएगी। गलती से भी अदर सोर्स से मत लिखाना, बहती गंगा में कभी हाथ धो लो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अदर सोर्स में लिख दूंगा। अदर सोर्स मत लिखाना, जिस कर्मों का फल पहले भुगतना था आज भी फल उसी कर्मों में भुगतेंगे, राइट। क्या बात लिखी, अंडर दिस हेड एंड अकॉर्डिंगली चार्ज टू इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर इन विच, उस ईयर में टैक्सेबल करना है, इन विच सच रेंट रियलाइज, जिस ईयर में हमें वो रेंट मिला है। और डेंजर बात जो येलो पेन से तो मैंने पहले ही नोट में हाईलाइट करके दे रखी है, आफ्टर डिडक्शन 30%, यानी कि आंसर में ऐड करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे 30% माइनस करने के बाद। और खतरनाक बात ये लिखी, चाहे इवन दो वेदर और नॉट बाबू भैया इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर, चाहे बाबू भैया उस घर के ओनर हो या ना हो, उन्होंने मकान छोड़ दिया हो या ना छोड़ दिया हो, अभी भी किराए पे चल रहा हो ना चल रहा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो बस क्या करना है, फाइनल जो आंसर आता था अब तक उसमें ऐड कर देना है बेड डेट रिकवर यानी एरियर ऑफ अनरियलाइज रेंट रिकवर माइनस 30%, या फिर क्या दिया हुआ एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट रिकवर माइनस 30% ऐड कर देना है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 बनता है मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 103 तो बनता है सर, क्वेश्चन नंबर 103 बनता है तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है मुन्ना, सॉल्व कर लेते हैं झटपट। 4 केस है, बहुत ही मजेदार, राइट। तो थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं, फिर ध्यान से सॉल्व करेंगे। तब तक आप 103 के क्वेश्चन पढ़ें और सोचें क्या कहानी है। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही टुच्चे मुच्चे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनमें, राइट। तो मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है मुन्ना, तो मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। तुम्हारे पास नोट्स है ही मेरे पास, मेरे दिए हुए, तो शुरू हो जाओ मुन्ना बिना किसी टेंशन के। क्या लिखा है पहला, केस 1, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, लोअर और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। याद आ गई होगी कहानी। केस 1 कह रहा है सर कंप्यूटर जीएवी, सिर्फ जीएवी निकालना है और कुछ निकालना मुन्ना, जीएवी निकालना बस, कैलकुलेट जीएवी, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, नीचे तक पहुंचना नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर,
मुन्ना मैं यहाँ फॉर्मूला बनाता हूँ, फिर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। हालांकि अब तो तुम्हारे नस नस में ये है ना पहुंच चुका है। हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, जो लोअर होता है उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, यही मेरा आंसर होता है, यही मेरी जीएवी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो मुन्ना। अब मैं केस नंबर वन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बिना किसी टेंशन के। सर फेयर रेंटल वैल्यू 11,000, म्युनिसिपल वैल्यू 12,000। फेयर रेंटल वैल्यू 11,000, म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, विच एवर इज हायर 12,000। 12,000 और स्टैंडर्ड रेंट, 12,000 और स्टैंडर्ड रेंट, चलो पूरे पूरे साल का कर देते हैं। ठीक है, कभी तुम कहो सर 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 मल्टीप्लाई तो कर दो। ठीक है मुन्ना, ठीक है। तो फेयर रेंटल वैल्यू 11,000 इंटू 12, 11,000 इंटू 12, तो फेयर रेंटल वैल्यू आ गई 1,20,000, 1,32,000। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू साथ साथ करते जाना। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 12,000, है ना, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। 12,000 इंटू 12, म्युनिसिपल वैल्यू आ गई सर 1,44,000। विच एवर इज हायर, हायर क्या आ गया सर 1,44,000। राइट, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको किससे कंपेयर करेंगे मुन्ना? सर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है 13,000, 13 होने लगा है ना, 13,000 इंटू 12, तो भैया 13,000 इंटू 12 कितना आ गया सर 13,000 इंटू 12, ये आ गया सर 1,56,000। विच एवर इज लोअर, लोअर क्या आ गया, लोअर आ गया सर 1,44,000। ठीक है, यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब इसमें अनरियलाइज रेंट है 1 महीने का, सुनना ध्यान से, अनरियलाइज रेंट है 1 महीने का, तो बताओ एक्चुअल रेंट कितना लेंगे, एक्चुअल रेंट लेंगे, अनरियलाइज रेंट को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें रिकवरी नहीं है, सिर्फ अनरियलाइज रेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल था 8,000, जिसमें से 1 महीने का किराया मोहिनी थिएटर वाला लेके भाग गया, तो इंटू 11 महीने का उसने दिया होगा, तो मुन्ना 8,000 इंटू 11, ये आ गया मेरा 88,000। राइट, 88,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और 88,000 विच एवर इज हायर, हायर क्या आया सर 1,44,000, तो मेरा आंसर आ गया सर 1,44,000। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजे आ चुके, तो टुच्चा क्वेश्चन था सर, कोई बात नहीं, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है सर 13,000 इंटू 12, तो भैया 13,000 इंटू 12 1,56,000। नोट करते हैं ना साथ साथ, उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। म्युनिसिपल वैल्यू 11,000 इंटू 12, 11,000 इंटू 12, 11,000 इंटू 12, सर ये आ गया मेरा 1,32,000। विच एवर इज हायर, सर विच एवर इज हायर आ गया 1,56,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है क्वेश्चन 2 में 12,000, तो भैया 12,000 इंटू 12 1,44,000, सर 1,44,000 आ गया। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर आ गया सर 1,44,000। राइट, अब देखो इससे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, ये मेरा आ गया ER। अब इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है वैकेंसी, वैकेंसी याद आ गया है ना, सेक्शन वैकेंसी 23(1)(c। अब भैया वैकेंसी यहाँ दे दिया, राइट, तो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट तो ही नहीं, वैकेंसी है, वैकेंसी का अपन को लगाना पड़ता है फॉर्मूला। तो अपन का फॉर्मूला क्या था, बताना जरा क्या फॉर्मूला था सर। एक्चुअल रेंट में अगर वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दें और वो ज्यादा या बराबर हो जाए, है ना, किससे सर ER से, तो एक्चुअल रेंट ही GAV मानी जाएगी। ठीक है सर, ये बात हम समझ चुके हैं। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है सर इसमें 12,500। राइट, 2 महीने वैकेंसी तो 10 महीने का, तो 12,500 इंटू 10, ये सर आ गया 1,25,000। तो सर एक्चुअल रेंट मेरा आ गया 1,25,000, है कि नहीं बात। वैकेंसी कितने महीने रही उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में वैकेंसी रही रोती हुई बेचारी 2 महीने, तो 12, अगर 2 महीने उसकी जिंदगी में वैकेंसी ना होती तो और कितने कमा लेता सर, तो 12,500 इंटू 2 महीने और कमा लेता, 25,000 और कमा लेता।
तो टोटल कितने कमा लेता? तो टोटल कमा लेता सर 1,25,000 प्लस 25,000 1.5 लाख। टोटल सर वो कमा लेता 1.5 लाख रुपया। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। क्या 1.5 लाख रुपए ज्यादा है और बराबर है ईआर से? ईआर कितना है मुन्ना हमारा? ईआर है हमारा 1,44,000। तो ईआर है हमारा 1,44,000। अब सोचो, क्या 1.5 लाख रुपए ईआर से ज्यादा है? क्या एक्चुअल रेंट में वैकेंसी अगर ऐड कर दें तो क्या वो ईआर से ज्यादा बैठ रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल ईआर से ज्यादा बैठ रहे हैं। अगर वो ईआर से ज्यादा बैठ रहे हैं तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी होगी। तो एक्चुअल रेंट कितने हैं? एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 1.5 लाख नहीं है मुन्ना, 1.5 लाख ना है मुन्ना। एक्चुअल रेंट कितना है? 1,25,000। तो भैया आंसर क्या होगा? जीएवी इज एक्चुअल रेंट। आंसर में क्या लिख के आएंगे? बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, actual rent is lower than expected rent, therefore GAV shall be actual rent 1,25,000। तो भैया ये मेरा आंसर आ गया, वैकेंसी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गई। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। धनाधन मजा ही आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, और भी धमाकेदार। अब इसमें वैकेंसी भी है मुन्नियो, इसमें वैकेंसी भी है और इसमें अनरियलाइज रेंट भी है, बेड डेट भी है। अब आएगा गाढ़ा मजा सर, बहुत गाढ़ा मजा आएगा। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? 16,000 इंटू 12, 16,000 इंटू 12, 1,92,000, 1,92,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? म्युनिसिपल वैल्यू 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12, 2,16,000 सर, 2,16,000। विच एवर इज हायर, 2,16,000, विच एवर इज हायर 2,16,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है सर 17,000, 17,000 इंटू 12, 2,04,000। विच एवर इज लोअर क्या है सर? 2,04,000। विच एवर इज लोअर है 2,04,000। यही मेरा ईआर बनता है, एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, राइट। अब इसमें क्योंकि वैकेंसी भी डाल रखी है तो भैया जैसा मैंने समझाया एग्जाम में तो वो स्टेटमेंट लिख के आनी है। फिलहाल हम सॉल्व कर लेंगे किससे? फॉर्मूले से। एक्चुअल रेंट में वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दो। पहले मुझे बताओ एक्चुअल रेंट मिला कितना? सोच कर समझ कर जवाब देना, वरना झपाड़े लगाऊंगा तुम्हारे। सोच कर समझ कर जवाब दो। उसका एक्चुअल रेंट, उसका जो रेंट रिसीव और रिसीवेबल था वो 17,000 था सर, तो सर 17,000 तो ये हो गया। इंट्यू सर वैकेंसी का अमाउंट ऐड करना है, वो बात की बात है। एक्चुअल रेंट उसे मिला कितना? सर 3 महीने तो वैकेंसी रही, तो 3 महीने तो उसे किराया आया नहीं। 1 महीने का किराया मोहिनी थिएटर वाला लेके भग गया, 1 महीने का किराया मोहिनी थिएटर वाला लेके भग लिया भैया। अब वो भग लिया तो 1 महीने का वो किराया नहीं मिला। तो 12 महीने में से मुन्ना 12 महीने में से किराया मिला ही कितना? 8 महीने। तो भैया एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 17,000 इंटू 8। गलती मत कर देना एग्जाम में जरा सी भी। 17,000 इंटू 8 ये आ गया सर 1,36,000, 1,36,000। इसमें वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दें, इसमें मुन्ना मुन्नियो वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दे। वैकेंसी कितने महीने थी? 1 महीने अनरियलाइज था, वैकेंसी 3 महीने थी, तो 3 महीने का अमाउंट ऐड कर दें। तो 3 महीने कितना हुआ सर? 17,000 इंटू 3, ये हुआ सर 51,000 रुपए। 51,000 रुपए हमने ऐड कर दिए, तो 1,36,000 प्लस 51,000 रुपए है ना, प्लस 1,36,000 प्लस 51,000 रुपए, टोटल हो गया 187, 187,000, 187,000। ईआर कितना है? ईआर कितना है सर? ईआर है हमारा 2,04,000। अब सुनना ध्यान से, क्या बात मैंने बोली? अगर एक्चुअल रेंट और वैकेंसी मिलाकर ईआर से ज्यादा या बराबर हो जाती है, ईआर से ज्यादा या बराबर हो जाती है, ईआर से ज्यादा या बराबर हो जाती है, तो एक्चुअल रेंट को जीवी दे देंगे। एक्चुअल रेंट और वैकेंसी मिलाकर 187 है, जो ईआर से ज्यादा नहीं है, जो ईआर से ज्यादा नहीं है। अगर ये ईआर से ज्यादा नहीं है तो फिर एक्चुअल रेंट नहीं, ईआर ही क्या बनेगी? जीएवी बनेगी। तो ईआर ही जीएवी बनेगी। तो क्या लिखोगे? एज ड्यू टू वैकेंसी, AR is not less than ER, therefore ER shall be the GAV, therefore ER shall be the GAV। तो GAV क्या होगी हमारी? सर GAV का आंसर होगा हमारा ER 2,04,000। तो GAV क्या हुई मुन्ना? GAV हुई हमारी 2,04,000। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। बहुत ही मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन था।
वैकेंसी रिवाइज होगी, साथ साथ अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आता मजी से टकली, अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारी खोपड़ी में जा चुका है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी का एक साथ ट्रीटमेंट कैसे होना है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और अच्छे से गच्चे से बात समझ में आ जाएगी। फेयर रेंटल वैल्यू बोलो मुन्ना। केस 4 फेयर रेंटल वैल्यू सर 14,000 इंटू 12, 14,000 इंटू 12 ये आ गया सर 1,68,000। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। म्युनिसिपल वैल्यू कितने 9,000 इंटू 12, 9,000 इंटू 12 ये आ गया 1,08,000। विच एवर इज हायर मुन्ना, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर है सर 1,68,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, स्टैंडर्ड रेंट इसमें दे रखा है सर 8,000, तो 8,000 इंटू 12 96,000। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर आ गया मेरा 96,000 और 96,000 ही मेरा क्या बनेगा सर ER बनेगा, ER बनेगा। वैकेंसी का झोल है तो मुझे इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, एक्चुअल रेंट में वैकेंसी अमाउंट ऐड कर दे। एक्चुअल रेंट कितना है सर 21,000। किराया मिला कितने महीने, एक महीने तो वैकेंसी रही, एक महीने वैकेंसी रही तो एक महीने का किराया तो आया नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 महीने का अनरियलाइज रेंट, अरे दादा ये क्या हो गया, 3 महीने का अनरियलाइज रेंट हो गया, 3 महीने का बेड डेट हो गया। तो 3 महीने का बेड डेट हो गया तो वो नहीं मिला, एक महीने की वैकेंसी हो गई तो वो नहीं मिले, किराया आया 8 महीने। तो एक्चुअल रेंट हुआ सर 21,000 इंटू 8, एक्चुअल रेंट हुआ सर 21,000 इंटू 8 सर 1,68,000। ठीक है सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। 1,68,000। वैकेंसी कितने महीने रही, वैकेंसी कितने महीने रही सर, इस बार सर वैकेंसी रही मेरी मात्र 1 महीना, है कि नहीं बात, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर वैकेंसी रही 1 महीना, 1 महीना वैकेंसी रही तो भैया वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दो। कितने रुपए सर 21,000 रुपए और ऐड कर दो। अगर इसकी जिंदगी वैकेंसी ना होती तो मुन्ना ये 21,000 और कमा लेता। अब टोटल कितना हो गया AR प्लस V सर, AR प्लस V हो गया हमारा 1,68,000 प्लस 21,000, ये हो गया सर 189,000 है कि नहीं बात। ER कितना निकला सर हमारा, ER निकला 96 सर, बहुत ही कम ER 96,000। अब बताओ क्या AR प्लस वैकेंसी ER से ज्यादा है, क्या AR प्लस वैकेंसी ER से ज्यादा है। हाँ सर AR प्लस वैकेंसी 189 ER से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट ही GAV बनेगी, अगर ये ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट ही GAV बनेगी। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है मुन्ना 168, एक्चुअल रेंट कितना है मुन्ना 1,68,000, तो GAV क्या बनेगी हमारी सर, GAV बनेगी हमारी 1,68,000, 1,68,000। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। GAV इज 1,68,000, चारों आंसर आपके मैच कर चुके हैं। अगर एक बात आप देखो, अगर एक बात आप गौर से देखो, गहराई से देखो, तो अगर इसकी जिंदगी में वैकेंसी आ भी गई, अगर इसकी जिंदगी में वैकेंसी आ भी गई है ना, 21,000 रुपए इसकी जिंदगी में अगर वैकेंसी आ भी गई और इसकी वैकेंसी में ऐड भी ना करते आप, तो भी ये 1,68 कमा रहा है। अगर आप इसकी जिंदगी में वैकेंसी को ऐड ना करो वापस, तो भी ये 168 कमा रहा है। और 168 तो तब भी क्या है ER से ज्यादा है। तो इसकी जिंदगी में वैकेंसी आए तो भी ये ER से जीत रहा है, इसकी जिंदगी में वैकेंसी ना आए तो भी ये ER से जीत रहा है। कोई टेंशन वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में, राइट। इसलिए वैकेंसी वाले पॉइंट में लिखा है कि अगर ऐसा है कि ये बेचारा ER से जीत ही रहा है, वैकेंसी इसकी जिंदगी में है तो भी ये ER से जीत रहा है, वैकेंसी इसकी जिंदगी में है तो भी ये ER से जीत रहा है, वैकेंसी का अमाउंट ऐड किए बिना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ER और एक्चुअल रेंट 1,68,000, विच एवर इज हायर, आंसर 1,68,000। ये बात है ना 23C में लिखी है कि भैया अगर आप वैकेंसी को ऐड किए बिना जीत रहे हैं, अगर आप वैकेंसी को ऐड किए बिना ही जीत रहे हैं, 168 आ रहा है जो 96 से ज्यादा है, वैकेंसी को ऐड किए बिना ही जीत रहे हैं, तो आप ER और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। अन्यथा जैसा मैंने आपको इक्वेशन में बताया है, इक्वेशन के टाइप पे सॉल्व करके आएंगे, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों 2.5 साल से भाड़ा नहीं दिया साले ने,
टक मार के निकाल दिया। राइट, तो उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी भाड़े का क्या चक्कर था, अनरियलाइज्ड रेंट का क्या चक्कर था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का क्या चक्कर है। राइट, तो बस अब करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन है आपके पास अब, क्योंकि अब आपका हाउस प्रॉपर्टी लगभग खल्लास हो चुका है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो भी बुक है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन करते जाओ, क्योंकि इनकम टैक्स नाम ही प्रैक्टिस 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 का है। तो मिलूंगा लेक्चर में, तब तक